नमस्कार साथियों। अब हम पुराने वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। और पुराने वीडियो में हम जो एक क्वेश्चन पेपर है जो पिछले वर्ष का है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल में पुराने भी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा और मॉक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना आता है, कितना हमने पढ़ लिया है। तो हम अपना एक नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर के आएंगे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर के इसको शुरू करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि बरसीम का सीड रेट होता है, मतलब कितनी मात्रा चाहिए बरसीम की 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसके ऑप्शन है 20 से 25, 25 से 30, 15 से 20 या 30 से 35। इसका जो सही उत्तर है वो है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। इतना हमें बरसीम का सीड रेट चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सनहेम्प रेटिंग, मतलब सनहेम को सड़ाने के लिए कितने तापमान की जरूरत होती है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक भी आता है कभी कभी, और बिल्कुल ऐसे रेंज दे देगा 22, 25, 30 इस तरीके से। ठीक है, तो हमेशा जो इस रेटिंग का क्वेश्चन आए अगर उसमें रेंज दी है तब तो ठीक है, रेंज नहीं दी है तो हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस पर आप निशान लगा देना। अगर रेंज दी है तो 25 से 27, ठीक है, ऑप्टिमम है। लेकिन अगर रेंज नहीं दी है, बिल्कुल स्पेसिफाई दिए हैं केवल, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर निशान लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आइडियल स्टेज ऑफ फ्रूट हार्वेस्टिंग एज, कि जूट में फ्रूट हार्वेस्टिंग की ऑप्टिमम स्टेज होती है। इसका जो ऑप्शन देता है वो फ्लावरिंग स्टेज में हार्वेस्ट करना चाहिए उसको, या फिर मैच्योर पॉड स्टेज मतलब जब उसके फल पक जाएं तब करना चाहिए, या फिर फूल आने से पहले करना चाहिए, या फिर जब छोटे फल उसमें बने हों। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जब उसमें छोटे फल बने हो तब उसको जो है हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। मतलब बहुत मैच्योर नहीं होना चाहिए, हल्का जब फ्लावर से कन्वर्ट हो रहे हैं वो फ्रूट में, तभी हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉड स्टेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ ग्वार। ग्वार की कौन सी इनमें वैरायटी है। इसमें पहला ऑप्शन है वो है पूसा सदाबहार, दूसरा ऑप्शन है पूसा नवबहार, तीसरा जो ऑप्शन है वो है पूसा मौसम्बी, और चौथा जो है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो सारी वैरायटी हैं ये सब की सब ग्वार की वैरायटी हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये सारी वैरायटी जो है वो ग्वार की ही हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है नंबर ऑफ रूट स्लिप्स ऑफ नेपियर ग्रास रिक्वायर फॉर 1 हेक्टेयर। नेपियर ग्रास की कितनी रूट स्लिप्स 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। अगर सीधा सीधा जैसा इसमें आया है इस तरह से आता है, रेंज में आएगा तो 27 से 28 पे आप लगा देंगे। लेकिन रेंज में नहीं आया है तो फिर 27,800 इसका सही आंसर है। 27,000 जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन में दिए हैं 28,800, 25,800, 30,800, लेकिन जो सही आंसर है वो है 27,800। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ लूसर्न। लूसर्न भी चारा है, तो इनमें चारे की कौन सी वैरायटी है। इसमें ऑप्शन है आपके एनडीआरआई सिलेक्शन 1, मूपा, रैमलर, और अगला ऑप्शन है डी वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो सारी प्रजातियां हैं ये सारे की सारी लूसन की हैं, इसको याद भी करना, रैमलर, मूपा और एनडीआरआई सिलेक्शन 1। अगला जो प्रश्न है वो है ऑयल कंटेंट ऑफ कॉटन सीड इज।
कॉटन के सीड में जो ऑयल का कंटेंट है वो कितना होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिए हैं 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20% और 20 से 25%। जो इसका सही आंसर है वो है 20 से 25%। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, लिंसीड के फ्रूट को क्या कहते हैं। द फ्रूट ऑफ लिंसीड इज कॉल्ड। उसमें ऑप्शन दिए हैं देखो, बॉल, सीड बॉल, सिलिक्वा और पॉड। सिलिक्वा जो है वो बोलते हैं हम मस्टर्ड के फ्रूट को, ठीक है। और पॉड जो होती है वो पल्सेस की होती है। बॉल जो होती है वो कॉटन में होती है, और इसमें होती है लिंसीड में सीड बॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीड बॉल। अब जो अगला प्रश्न है वो है वूजांग चू, है ना, और इसी का दूसरा नाम क्या है, नागाहारू यू, द कोरियन जापानीज बोटेनिस्ट, है ना। बेसिकली ये थे कोरिया के, पर उन्होंने काम जो किया था वो किया था जापान में, तो इसलिए इनके दो नाम है। वूजांग भी इन्हीं का नाम है, नागाहारू यू भी इसका काम है। नागाहारू यू इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने यू ट्रायंगल दिया था, इसलिए यू लग गया इनके नाम के पीछे। ठीक है, अब यू ट्रायंगल जो है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, अगर आपको ये मालूम है तो हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन, पोटैटो। ठीक है, तो यू ट्रायंगल जो है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, मस्टर्ड क्रॉप से रिलेटेड है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है अपर लिमिट ऑफ एचसीएन कंसिडर एज अ टॉक्सिक इन सोरगम। मतलब सोरगम की वो अधिकतम कितनी कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए सोरगम में, जिसको हम कहें कि ये पशुओं को चारे के रूप में खाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। तो वो अपर लिमिट कितनी है, तो वो ऑप्शन में है 50, 50 से ऊपर, 100 से ऊपर, 200 से ऊपर और 300 से ऊपर। तो जो उसकी लिमिट है कि मतलब अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये पशुओं के खाने लायक नहीं है, तो वो है 200 ppm। तो 200 ppm से अगर ऊपर HCN जाएगा तो फिर वो पशुओं के लिए एज अ टॉक्सिक काम करेगा। अगला जो है वो प्रश्न है सुगर केन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। सुगर केन मतलब गन्ने के जो फ्लावर है उसको बोलते हैं स्पाइक, एरो, पेनिकल, ऑल ऑफ दी अबव। वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको बोलते हैं स्पाइक, पेनिकल बोलते हैं राइस के इन्फ्लोरेसेंस को, और एरो है वो बोलते हैं हम शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरो। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड इज। मतलब कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे ये जो ऑप्शन दी है इसमें सोयाबीन, कॉटन, मस्टर्ड, मेज, तो जो सोयाबीन का कल्टीवेशन है वो वर्ल्ड में ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर कॉटन का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो इसको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड की बात हो रही है कि इंडिया की बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है वो है डी एफ जॉन्स वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। डी एफ जॉन वो किस क्रॉप से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि डी एफ जॉन जो थे इन्होंने ब्रीडिंग के मेथड दिए थे, और किस क्रॉप में दिए थे इन्होंने, मेज क्रॉप में। इसमें जो दिए हैं सोयाबीन, राइस, मेज और वीट ये दिए हैं। तो डी एफ जॉन्स जो है उन्होंने मेज में जो डबल क्रॉस है वो दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है 14वां, योशिदा गेव इडियोटाइप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। योशिदा जापानीज
एक साइंटिस्ट थे, ब्रीडर हैं, इन्होंने जो है किस क्रॉप में इडियोटाइप दिया। इडियोटाइप मतलब ऐसा प्लांट जिसमें वो सारे के सारे करेक्टर हों जो उसको हर तरह से बचाते हो, चाहे कीड़े से, चाहे बीमारियों से, और चाहे उसकी ईल्ड को बढ़ाते हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो। तो ऐसा जो प्लांट है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा प्लांट का एक मॉडल टाइप वो योशिदा ने दिया। तो आपका प्रश्न है कि वो किस क्रॉप में दिया। अब देखो, ये जो योशिदा है ये जापान का है। जापान में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होती है वो होती है राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। ऑप्शन में वी मेज है, बीट है, सोयाबीन है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा राइस। अगला जो प्रश्न है वो है डीसकरिंग, मतलब सकर्स जो होते हैं ना साइड में निकल आते हैं, उनको रिमूव करना, उसको बोलते हैं डीसकरिंग। तो डीसकरिंग इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। डीसकरिंग की जाती है किस फसल में। आप फसल में ऑप्शन देखिए, कॉटन, कॉटन में तो सकर्स निकलते ही नहीं है। जूट, जूट में भी सकर्स नहीं निकलते। टोबैको में निकलते हैं, और पोटैटो, पोटैटो में भी सकर्स निकलते हैं। लेकिन हम जो करते हैं डीसकरिंग वो करते हैं टोबैको में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोबैको। पोटैटो में हमारा जो इकोनॉमिक पार्ट है वो ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स जो है वो जमीन के नीचे है। यहाँ हमारा कॉटन में जो इकोनॉमिक पार्ट है वो है लीव्स। तो अगर ज़्यादा सकर्स निकलेंगे तो जो क्वालिटी है टोबैको लीव्स की वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, डी सकरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉट टॉलरेंस राइस वैरायटी इज और आर, मतलब ड्रॉट टॉलरेंस राइस वैरायटी है बाला, दूसरा भवानी, तीसरा बोथ ऑफ दी अबव, अगला है नन ऑफ दी अबव। तो ये दोनों बीबी बाला भवानी ये ड्रॉट टॉलरेंस राइस वैरायटी है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है RH1 एंड RH2 आर द व्हीट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये आपको मालूम होना चाहिए कि RH1 और RH2 ये जो जीन है ये व्हीट से रिलेटेड है और ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर हम राइस की बात करते हैं तो वहाँ नॉरिन 10 जो है वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉर्फनेस। RH1 एंड RH2 आर बीट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस। इसमें ऑप्शन और भी देता है, हाई प्रोटीन कंटेंट, ड्रॉट टॉलरेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस, और भी कुछ हो सकता है, पर ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला जो प्रश्न है वो है विच टाइप ऑफ ग्राउंडनट शोज डॉर्मेंसी। दो प्रकार की ग्राउंडनट होती है, एक बंच टाइप की होती है, एक स्प्रेडिंग टाइप की होती है, मतलब एक गुच्छे में होती है और एक बेलदार टाइप की होती है, थोड़ी फैलाव में होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है। डॉर्मेंसी मतलब अगर आप फसल को बो दीजिए तो वो जर्मिनेट नहीं करेगी, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, दोनों के दोनों ही ऑप्शन है, बंच टाइप भी और स्प्रेडिंग टाइप है। इसमें यह ध्यान रखना, जब भी डॉर्मेंसी की बात करें तो जिस जिस स्पीसीज में जो है वो डी ही है डॉर्मेंसी का, वो ही डॉर्मेंट है। मतलब डॉर्मेंसी जो डी से शुरू होता है वो डी जिस टाइप में होगा वही डॉर्मेंसी शो करती है। इसमें स्प्रेडिंग टाइप और सेमी स्प्रेडिंग टाइप